नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मेरा नाम राज है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज हम अपने मित्र के कमरे पे आए हुए थे होटल के, और उनसे आज ढेर सारी बातें करेंगे। हालांकि नाम मैं अभी आपको नहीं बता दूंगा, आपको थोड़ी देर के बाद उनसे मिला दूंगा और उनका परिचय कराएंगे। तो वैसे तो आपने उनको कैमरे पे बहुत बार देखा होगा, न्यूज़ चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट रह चुके हैं और अच्छी खासी उनको नॉलेज भी है पत्रकारिता की, और काफ़ी व्यस्तता के बाद उनसे मैं आज मिला हूं। तो हम उनसे रूबरू कराते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं कि उनके इस न्यूज़ कवरेज के पीछे कितनी लोगों की मेहनत होती है और क्या मेहनत होती है, और वो इस प्रोफेशन में कब और कैसे आए और उन्होंने इस प्रोफेशन को कैसे चूज़ किया, कैसे चुना। तो अगली मीटिंग उनसे मुलाकात करेंगे और ढेर सारी हम बातें करेंगे। जी हाँ, ये किसी जान पहचान के मोहताज तो नहीं है, बट मैं इनके बारे में कुछ बता दूं। ये एबीपी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता हैं और डिप्टी चीफ ब्यूरो में काम कर चुके हैं एबीपी न्यूज़ में, और करीब 15 साल का एक्सपीरियंस रहा है इन्हें। इन्होंने एबीपी न्यूज़ में लगभग 9 साल काम किए हुए हैं। तो अगली आवाज़ इनसे ही सुनेंगे, इनके बारे में कुछ पूछेंगे। और मृत्युंजय जी, आप एबीपी न्यूज़ में आपने बहुत सालों काम किया है, आपका एक्सपीरियंस क्या रहा और आप इस प्रोफेशन को आपको चूज़ करने का ख्याल कैसे आया? राज, सबसे पहले थैंक यू। हम लोग मुंबई में बहुत बार मिले, पर दुबई में हमारी पहली मुलाकात हो रही है। थैंक यू सो मच। और माफ़ी चाहूँगा, मैं 5 दिन थोड़ा एक्सपो और इन सब में बिज़ी था। और बिल्कुल मैंने अपना करियर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से ही शुरू किया। मैंने जर्नलिज़्म शुरू किया, लेकिन मुझे पहले से ही टीवी मीडिया का शौक़ था। मुझे टीवी रिपोर्टिंग का ज़्यादा क्रेज़ था। मैंने पढ़ाई जो है वो मैंने साइंस से की है। मैंने केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने मास्टर्स किया हुआ है जर्नलिज़्म में, और बहुत सारे रिलेवेंट कोर्सेज़ मैंने किए हुए हैं। फिर मैंने जब कॉलेज के टाइम पर मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता था, मतलब डिबेट कंपटीशन, एलोक्यूशन कंपटीशन, भाषण प्रतियोगिता, पोइट्रीज़ और नाटक, ये सब चीज़ें मैं करता था। तो मुझे बहुत पसंद आता था और बहुत सराहना मिलती थी। तो सब बोलते थे तू बोलता बहुत अच्छा है, तेरा प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है। और फिर मुझे बहुत सारे टीचर्स बोलते थे कि तुम मीडिया इंडस्ट्री में जाओ, लेकिन ऑनेस्टली मैं साइंस स्टूडेंट था, मैं तो केमिस्ट्री से पढ़ाई कर रहा था। तो मुझे पता नहीं था ये मीडिया इंडस्ट्री में क्या होता है, कैसे इंटरव्यू। हम टीवी पर देखते थे, बड़े बड़े नामों को देखते थे, उनके इंटरव्यूज़ देखते थे हम। उस समय डीडी मेट्रो या आज तक ऐसे चैनल आते थे, 2 मिनट का शो आता था उस पर। तो ये सब हम देखते थे। पर वहीं से मुझे गाइडेंस मिला कि दोस्तों ने मुझे ज़रूर कहा कि तू इसमें ज़रूर ट्राई कर। फिर मैंने डिसाइड किया कि ग्रेजुएशन मेरा हो गया, उसके बाद मेरे फैमिली चाहती थी कि मैं एमएससी करूं या कुछ प्रिपरेशन करूं। मैंने डिसाइड किया कि मुझे मास मीडिया करना है। मैंने मास्टर्स किया, और जब मैं पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई करने के 2 साल का कोर्स था मास्टर डिग्री का, उसमें फर्स्ट ईयर पास करने के बाद ही मुझे मौके मिलने लगे। और डिग्री हाथ में आने से पहले ही मुझे एक चैनल में मौका मिल गया, इंडिया न्यूज़ चैनल, जो कि लॉन्च होने वाला था। और लॉन्च होने के 6 महीने पहले ही जब सेटअप हो रहा था, एक 2 BHK अंधेरी, मुंबई अंधेरी में 2 BHK फ्लैट में वो सेटअप हो रहा था, उस समय से मैं जुड़ा और तब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सफ़र शुरू हुआ। तो अब चल रहा है, 2007 में मैंने करियर शुरू किया और अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ही मैंने काम किया है। और इस तरह से मैंने अलग अलग 5 चैनलों में मेरे एक्सपीरियंस हो गए। एबीपी न्यूज़ में मैं पिछले 9 साल से काम करता हूँ। हालांकि हम लोग काफ़ी समय से फ्रेंड हैं, बट कभी मैं मुंबई जाता, मैं हालांकि दुबई में जॉब करता हूं, और जब मैं मुंबई जाता था तो कांटेक्ट हो जाता था, बट उनकी व्यवस्था और मैं 30 दिन के लिए खाली लीव मिलती थी, तो हम लोग मिल नहीं पाते थे। लेकिन 2017 में मैं इनके घर पे मिला, काफ़ी अच्छे इंसान लगे, और पता नहीं इनको गॉड गिफ्टेड है, पता नहीं, शायद बोलने की कला इनके पास काफ़ी अच्छी है। हालांकि मैं उतना नहीं बोलता हूँ, क्योंकि ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे भी दुबई में ये दुबई एक्सपो कवर करने हैं, और ये सबसे बड़ी बात है, इंडिया की न्यूज़ में एबीपी न्यूज़ को मौका मिला है, सिर्फ एबीपी न्यूज़ को ही मौका मिला है। पता नहीं एबीपी न्यूज़ को ही बुलाया गया है, इसके पीछे क्या रीज़न है, या क्या बोलना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एबीपी न्यूज़ को बुलाया गया है। जो ये दुबई एक्सपो 2020 है,
ये पूरी दुनिया का मेला है। मतलब आप समझिए पूरी दुनिया को एक शहर में समेट दिया गया है। आप वहाँ जाएंगे तो आपको भारतीय संस्कृति, दक्षिण भारतीय संस्कृति, पाकिस्तानी कल्चर, बांग्लादेशी कल्चर, हमारे साउथ एशियन कल्चर, फिर यहाँ यूरोपियन कल्चर, मतलब आपको सब रंग दिख जाएंगे। सब रंग, भाषा, रूप, हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे आपको। अलग अलग रंग के लोग मिलेंगे, आपके बोलने वाले, पहनावे, कपड़े अलग अलग, कल्चर अलग अलग, संगीत अलग अलग, लेकिन यहाँ सब एक छत के नीचे हैं। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, मौका है। ये जो एक्सपो होता है हर 4 साल पे होता है। अब अगला जो एक्सपो होने वाला है वो जापान में होने वाला है। तो 192 देश एक जगह पर आए हुए हैं। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कुछ है, सीखने को भी मिलता है बहुत कुछ, और इसकी रिपोर्टिंग बहुत महत्व रखती है। देखिए, ये कोरोना संकट काल में पहला बड़ा आयोजन है। पूरे दुनिया में कोरोना महामारी है, इसमें ये गवर्नमेंट बहुत सफलतापूर्वक इतनी बड़े आयोजन को अंजाम दे रही है कि पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं, और अगले 6 महीने में करोड़ों लोग यहाँ पर आने वाले हैं। तो ये बहुत बड़ा इवेंट है। तो ये खबर बनती है अपने आप में, और इसमें हम इंडिया से हैं, इंडिया का पैविलियन भी है। इंडिया यहाँ पे अपने कल्चर के साथ साथ अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया के सामने रख रहा है, और इंडिया में क्या कुछ हो रहा है उसकी झांकी यहाँ पर रख रहा है। तो हमने इसरो के क्षेत्र में क्या काम किया, हमारे टूरिज्म के क्षेत्र में क्या काम हुआ, वहाँ पे हमारे ऐतिहासिक धरोहर क्या हैं, हमने किन किन इंडस्ट्री में नाम कमाया, और मेक इन इंडिया के तहत हमारे किस प्रकार के काम हो रहे हैं देश में, उसका मैसेज यहाँ इंडिया पैविलियन में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे व्यूवर्स हैं भारत में, उन्हें ये पता होना चाहिए कि दुबई एक्सपो में क्या हो रहा है और वहाँ पे इंडिया पैविलियन में क्या हो रहा है। दूसरी चीज़, दुबई ये मिनी इंडिया है। यहाँ पे तो इंडिया पाकिस्तान जैसा कोई चीज़ ही नहीं रहता, सब एक जैसे होते हैं, सब एक जैसे बोलते हैं, रहते हैं, इतना प्यार भाव से रहते हैं। तो यहाँ के भी हमारे व्यूवर्स हैं जिनको हम बताना चाहते थे कि किस प्रकार से कवरेज है। एबीपी न्यूज़ डेफिनेटली जितना डीप में कवर कर रहा है, उसके लिए हमारे जो एडिटर्स हैं उनकी ही पसंद है कि हमें अच्छे से कवर करना है, एक ही चीज़ कवर करना है। मैंने बहुत सारे पैविलियंस कवर किए, अभी 192 कंट्रीज़ है तो सब तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन मैंने बहुत सारे कजाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर देन इटली, इज़राइल, अमेरिका, बहुत सारी कंट्रीज़ जितने पॉसिबल हो सके। और अभी कुछ दिन और हैं तो और भी एक्सप्लोर करेंगे बहुत सारी कंट्रीज़। अभी हमें पाकिस्तान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, हम सार्क देश जिसे बोलते हैं, वहाँ भी एक बार जाके विज़िट करना है। तो काफ़ी कुछ इसमें करना है। और दुबई एक्सपो भी कवर कर रहे हैं साथ में। दुबई में भी बहुत कुछ देखने को, सीखने को मिलता है, तो भारत में रहने वाले लोगों को यहाँ के बारे में पता चले। तो कुछ बातें हैं जो लोगों को बड़ी अनोखी लगती हैं। जब मैं कहता हूँ कि हर दूसरा बोलने वाला आदमी आपको हिंदी मिल जाएगा, हिंदी में बात करता है, तो शायद वहाँ भारत में रहने वाले लोगों को, अधिकतर लोगों को लगे ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन ये सच्चाई है। यहाँ पर यहाँ के तो लोकल अरब हैं, वो भी हिंदी बोलते हैं और मलबारी भी बोलते हैं। हाँ, मलबारी बोलते हैं। तो ये भाषाएं हैं, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। और अभी हम कुछ दिन और हैं तो हम और भी जो सिटी है उसको एक्सप्लोर करेंगे। जी, तो और भी इनसे कुछ जानेंगे। अब आपको यहाँ पे आप यहाँ पे जब आए तो आपको पहली बार आप दुबई आए, हालांकि ये कवर करने, तो आपको यहाँ पे दुबई एयरपोर्ट उतरने के बाद में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको यहाँ की सड़कें, आपको यहाँ की बिल्डिंगें, होटल्स, लोग देख के क्या फील हुआ, कैसे फील हुआ? देखिए, सबसे पहले तो जब हम लैंड करने वाले थे तो मैंने विंडो से थोड़ा देखा तो सब डिज़र्ट दिख रहा था। तो ऑब्वियसली जानते हैं कि डिज़र्ट है और ये सब चीज़ें तो यहाँ पर हैं। पर लैंड करने के बाद जब फ्लाइट से पहली बार बाहर निकले तो सबसे सुबह का समय था, और सुबह जो गर्म हवा ने हमारा स्वागत किया तो हमने कह दिया वेलकम टू दुबई। फिर हम निकले, लेकिन यहाँ का स्टाफ, मतलब एयरलाइन से हम निकले, और आज अभी तक की मैं बात करूँ, आगे भी मुझे लगता है बिल्कुल ऐसा ही होगा। यहाँ के लोग बहुत 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 फ्रेंडली और बहुत प्यारे हैं, और बहुत अपनापन फील हुआ। और आप बहुत मदद करने के लिए लोग तुरंत आ जाते हैं। आप एक जन से पूछिए, आपको तुरंत मदद करने। एयरपोर्ट पे मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी, एक व्यक्ति ने मुझे समझाया, उससे लगा कि मुझे समझ में नहीं आया कि कोई RT-PCR के लिए कहाँ किस तरफ जाना। वो व्यक्ति मेरे साथ में अंत तक आया और मुझे गेट तक पहुँचाया। तो मतलब ये देखिए, ये पूरा ऐसा नहीं, एक पूरा कल्चर दिखाता है। और सभी वहाँ पे इंडियंस थे, एयरपोर्ट पे ही इंडियंस मिले, पाकिस्तानी मिले, सब ने बड़ा अच्छे से हालचाल लिया। और 3-4 दिन लग गए मुझे इंग्लिश बोलने में, क्योंकि मुझे जो मिल रहा था सब हिंदी में ही बात कर रहा था। मैं यहाँ तक कि होटल रिसेप्शन पे भी हिंदी में बात कर रहे हैं, डाइनिंग एरिया में हिंदी में बात कर रहे हैं, लिफ्ट में हिंदी में बात कर रहे हैं। तो
अपना काम ऐसे ही चल रहा था। तो लेकिन सच में बहुत कुछ अच्छा लगा। दुबई का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरी दुनिया में काबिल तारीफ़ है, और वाकई में एक रेत में सोना तराशने जैसा ये शहर है। आप 30 साल पहले लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत कच्ची सड़कें थी, और एक कोई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है वहाँ, वही सबसे ऊंची बिल्डिंग हुआ करती थी, ऐसा मेरे यहाँ के दोस्तों ने बताया। और आज हम देख रहे हैं कि दूर दूर तक हाई राइज बिल्डिंग्स हैं और एडवांस्ड बिल्डिंग्स हैं, और शहर की ज़रूरत के हिसाब से सड़कें डिज़ाइन की गई हैं। एक चीज़ बहुत अच्छा लगा कि जो हाईवेज़ और सड़कें डिज़ाइन की गई हैं, मेट्रो डिज़ाइन की गई हैं, वो सिर्फ ज़रूरत के लिए नहीं बना दी गई हैं, सुंदर दिखे इसका भी बहुत ख्याल रखा गया है। ये चीज़ें बड़ी अच्छी लगी मुझे। और कुछ रूल्स पता चले जो मुझे नहीं मालूम थे। मुझे बताया कि यहाँ सड़क पार मत करना, नहीं तो फाइन होता है। तो ये तो बड़ा, इंडिया में तो ऐसा होता नहीं है। यहाँ तो इंडिया में तो हाईवे पे भी लोग भाग के पार कर लेते हैं। यहाँ हॉर्न बजाना भी मना है। मैंने 5 दिन तक हॉर्न नहीं सुना। 6वें दिन मेरे ही फ्रेंड ने हॉर्न बजाया जिस कार में मैं बैठा था। वो वजह ये थी कि हम रात को जगह घूमने गए थे, मुझे उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ पर बताया गया कि बुर्ज खलीफा सॉन्ग की शूटिंग हुई। कोई मैदान नाम की जगह है, मैदान के ब्रिज है कोई, मैदान। तो वहाँ मैं गया था, तो वहाँ कोई लड़का टिकटॉक बना रहा था, तो वो डांस करते करते सडन रोड पर आ गया, तो वहीं हॉर्न मैंने सुना और अब तक हॉर्न नहीं सुना है। यहाँ पे हॉर्न बजाना मतलब सबसे बड़ा वायलेंस माना जाता है तो कि कुछ बहुत बड़ा हो। इसीलिए देखिए इतनी गाड़ियाँ जाती, इतने मूवमेंट हैं, लेकिन पॉल्यूशन नहीं है, पता नहीं चलता कुछ भी कि हाँ ऐसा कुछ है। यहाँ के रूल्स और काफ़ी ये है। तो ये एक बात बताइए, आप एयरपोर्ट पे जब आए सबसे पहले आप किससे मिले? मेरी निगाहें एक लोगों को ढूंढ रही थी, मैं फ़ोन निकाल ही रहा था, तब तक फ़ोन निकाल के नंबर डायल करने जा रहा था, पीछे से आवाज़ आई, हाँ भाई मैं ही हूँ। तो वो व्यक्ति राज भाई थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे अर्ली मॉर्निंग सुबह मैंने बताया कि आप परेशान मत होना, हम आराम से मिलते हैं, क्यों एयरपोर्ट सुबह सुबह आओगे, और कोई तकलीफ़ नहीं है, सब अपनी ऑफिस के ने सब अरेंज किया हुआ है, और मेरा एक और फ्रेंड है स्कूल फ्रेंड, वो भी आया हुआ है, तो आप परेशान मत होना। लेकिन राज भाई का प्यार कि वो आँखों पे नींद थी, बावजूद उसके सुबह से एयरपोर्ट पर खड़े थे, और पहला दर्शन इन्हीं का हुआ, तो बहुत अच्छा लगा। और शुरुआत इतनी अच्छी हुई ना, तो कहते हैं कि शुरुआत अच्छी हुई तो यात्रा का अंत बहुत अच्छा होता है, तो अब तक सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे भी बहुत खुशी हुई मिलके कि बहुत सालों के बाद बहुत रहता है ना एक दोस्ती यारी, तो फिर घर जैसा एक लगाव, तो फिर मिल के काफ़ी अच्छा लगा। और आगे भी मिलेंगे फिर कभी, अभी नवंबर में तो मैं शायद जाऊंगा, तो फिर मुलाकात होगी और फिर और कुछ बातें। ये हाँ, एक बात और, मेरे बहुत सारे, मेरे टिकटॉक पे बहुत सारा कमेंट्स ऐसा है कि ये न्यूज़ एंकर जो न्यूज़ पे बातें करते हैं, इसके पीछे इनकी कितनी मेहनत होती है, इसके बारे में किसी को नहीं पता। तो इसके बारे में आप क्या खुलासा करना चाहेंगे? देखिए, ये जो न्यूज़ चैनल का काम होता है बहुत कठिन काम है, इतना आसान काम नहीं है। हम जो आपके घर में 21 इंच 35 इंच 40 इंच की टीवी पे आप स्क्रीन पर जो देखते हैं उतना ही नहीं होता है, उसके पीछे बहुत लोग की मेहनत होती है। जो आपको रिपोर्टर टीवी पर दिखता है या एंकर दिखता है, उसके पीछे कम से कम 20 लोगों की मेहनत होती है। जैसे मैं एक फील्ड रिपोर्टिंग अगर कर रहा हूँ, तो कोई भी न्यूज़ करने से पहले मैं उसके बारे में पढ़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, अपने नोट्स तैयार करता हूँ, और फिर उस व्यक्ति से लाइन अप करता हूँ, उस व्यक्ति का परमिशन लेता हूँ, टाइमिंग लेता हूँ। बहुत बार बहुत सारे केसेस होते हैं उसमें व्यक्ति बात नहीं करता है। अभी बहुत सारे केसेस होते हैं, अभी देखिए मुंबई में आर्यन खान अरेस्ट हुए हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि उनके फैमिली का कोई मेम्बर मीडिया से बात करे। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और बाद में हम सिर्फ तैयारी करते हैं, फिर हम शूट करते हैं। कैमरामैन का काम बहुत अहम होता है। आप इमेजिन करिए 40 डिग्री में वो धूप में शूट करता है, और आपको शब्दों को बहुत संभाल कर बोलना होता है। आपका तैयारी अच्छा होना चाहिए, अध्ययन अच्छा होना चाहिए, किस विषय पर आप बात करने जा रहे हैं एटलीस्ट उसकी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। मैं एक्सपो में कवर करने आया, तो यहाँ 192 कंट्रीज़ हैं, मुझे दूसरे के कल्चर का रिस्पेक्ट करना है, तो मुझे थोड़ा बहुत उसके कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि व्यक्ति को किस बात पे ऑफेंड हो सकता है हमारे देश में वो हंसी मजाक हो, पर किसी और के लिए आपत्तिजनक हो। तो ये सब चीज़ों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। कैमरे के पीछे आप बहुत कुछ होता है, फैक्टर्स, लाइट फैक्टर होते हैं, ऑडियो फैक्टर होता है। आप इंटरव्यू बोलने जा रहे हैं और अचानक गाना बजने लगे, अचानक तेज हवा है तो आपका ऑडियो पे प्रॉब्लम आता है, बहुत चीज़ें होती है, सब बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद में ये नहीं होता, इतना ही शूट करने के बाद हम फिर वापस भेजते हैं उसे, एक मशीन होती है, लाइव व्यू मशीन उसे बोल लेते हैं, या फिर टी व्यू मशीन, जैसे समझिए व्हाट्सअप वगैरह पे हम वीडियो भेजते हैं, इसी का बड़ा वर्जन एक मशीन होती है।
पहले ओबी वैन आपको दिखती होंगी, वो छतरी वाली वैन्स, अब वो उसका कल्चर थोड़ा कम हो गया है। अब ये मशीनें आती हैं, पोर्टेबल होती हैं, बड़ी इतनी बड़ी साइज़ की, उसको हम कहीं भी दुनिया में ले जा तो ये सकते क्या हैं। नेट से कनेक्ट होता है? हाँ, इसमें जिस प्रकार से हम व्हाट्सएप पे हम अपना डेटा होता है, उसी प्रकार से हाई डेटा, उसमें कई कार्ड्स होते हैं, हाँ। इस प्रकार के सिस्टम से डिज़ाइन होता है, तो क्वालिटी अच्छी आती है और आसानी से भेजा जाता है। तो आपको जो हम लाइव दिखते हैं कि हम किसी का गाड़ी के पीछे जा रहे हैं, आपको लाइव कंटिन्यू कवरेज आप देख रहे होंगे, रिपोर्टर भी भाग रहा है, कैमरामैन भी भाग रहा है, तो वो इसीलिए हो पाता है क्योंकि वो मशीन पीठ पर होती है। जैसे बचपन में हमारे स्कूल बैग होते थे, वो ऐसे हम लादते हैं तो कैमरामैन फिर अब चेज हाँ, कर तो पाते हैं। ये जैकेट का रहस्य वही है। इस जैकेट में पीछे एक मशीन लगी होती है जिसको बोलते हैं लाइव मशीन। वो जो लाइव करते हैं वो डेटा सीधा स्टूडियो तक जाती है, तो वहाँ से एडिट होके सीधा या लाइव पे एडिट भी होता रहता है। ये जैकेट बहुत लोग आपने नोटिस किया होगा, बहुत हाँ, सारे जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट पहनते पहनते हैं। हैं। इसके पीछे कोई फैशन नहीं है, फैशन नहीं है, इसके yes। पीछे कोई ये नहीं है। ये जैकेट ये है कि एक तो हमारे पास बहुत सारे सामान रखने पड़ते हैं। आपका कॉर्डलेस माइक होता है, उसकी बैटरी होते हैं, सेल्स होते हैं, आपका खुद का फ़ोन होता है, आपका पेन होता है, आपका आप बहुत बार USB ड्राइव रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इस वजह से भी ये ठीक पड़ता है कि आप सामान कहीं भी रख लेते हो, कन्वीनियंट होता है। आपका ID कार्ड रखना होता है, और बाकी कैमरामैन का लोड ज़्यादा होता है, सामान लेकर कैरी करता है, रिपोर्टर को अपने रिपोर्टिंग पे कंसंट्रेट करना पड़ता है, इस तरह से होता है। और यहाँ तक तो ये तो फील्ड की बात हो गई, इसको हम इनपुट बोलते हैं। यहाँ से हम जब भेजते हैं कोई भी चीज़, वहाँ ऑफिस में प्रोड्यूसर होता है, हर शो का एक प्रोड्यूसर होता है। जैसे 9 बजे से 10 बजे आप कोई शो देखते हैं, मास्टर स्ट्रोक, घंटी बजाओ, सीधे फील्ड से, उसका हर शो का एक प्रोड्यूसर होता है। वो प्रोड्यूसर उसको बनवाता है शो को, तो उसके लिए वो वीडियो एडिटर होते हैं, उसको बराबर कट करते हैं, उस पर जहाँ म्यूज़िक डालना है म्यूज़िक डालते हैं, वॉइस ओवर डालना है वॉइस ओवर डालते हैं, उसको रेंडर करते हैं। तो आप समझ रहे हैं, एक बहुत लंबी प्रक्रिया। फिर देखिए एंकर का रोल अलग है, वो एंकर जो होती है फिर उन खबरों को पढ़ती है, फिर हम उस हिसाब से न्यूज़ दिखाते हैं। तो जो स्क्रीन पर दिखता है इतना आसान नहीं होता, बहुत एक लंबा प्रोसेस है। एक खबर के पीछे बहुत मेहनत होती है, और आप जो टीवी पे देखते हैं उसके पीछे कई लोग रहते हैं, उनकी मेहनत की वजह से हमें वो देखने को मिलता है। जैसे आप मैचेस देखते होंगे क्रिकेट के, IPL वगैरह के। अब IPL में ऐसा नहीं है कि सिर्फ विराट कोहली खेल रहा है तो वही IPL है, उसके पीछे देखिए कितने कैमरा हैं, कितनी तकनीकी है। हाँ, कितने ड्रोन कैमराज होंगे, केबल कैमराज होंगे, लाइट्स होंगी, कितनी ध्यान रखना पड़ता है लाइट्स का, ऑडियो का ध्यान रखना पड़ता है, कितनी चीज़ें होती हैं ब्रॉडकास्ट का। तो इस तरह से न्यूज़ चैनल भी काम करते हैं। 24 घंटा अगर न्यूज़ चैनल काम कर रहा है तो आप समझिए कितने लोगों की मेहनत इसके पीछे होती है। तो बड़े बड़े स्टारों का भी आपने इंटरव्यू लिया है। हमने कुछ देखा है कि सलमान खान के बॉडीगार्ड से आपका एक बार डिबेट भी हो चुका था, लाइव में देखा है, ABP न्यूज़ पे देखा है। अगर आप नहीं देखे तो आप YouTube पे सर्च कर सकते हैं, मृत्युंजय सिंह और सलमान खान के बॉडीगार्ड के साथ आज भी वीडियो पड़ी हुई है। हम देखते रहते हैं, हम ABP को बहुत फॉलो करते हैं, ABP न्यूज़, ABP माझा। मुंबई की अगर आपको खबर चाहिए तो ABP माझा एक ABP का चैनल है जो हमको लाइव और तुरंत का खबर दिखा देती है। तो कैमरे तक तो हमने देखा, बट उसके पीछे एक्सपीरियंस क्या रहा फिर, या आगे कुछ मैं बताऊँ? सलमान खान वाला पहले बता दूँ। वो सलमान खान का इशू ऐसा था कि सलमान खान का बॉडीगार्ड था। वो एक, अगर आप मुंबई में बांद्रा में सलमान खान का घर है, बहुत सारे लोग वहाँ आते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट में सेल्फी लेते हैं। तो उस समय थोड़ा सा कुछ मुद्दा चल रहा था, ये ब्लैक बग केस का, काला हिरन शिकार वाला, सुनवाई चल रही थी कोर्ट में। तो हम लोग वहाँ कवरेज के लिए थे और बहुत सारी मीडिया चली गई थी। वहाँ एक व्यक्ति घूमने आया था बैंड स्टैंड और उसने सेल्फी लिया था, तो उसको एक बॉडीगार्ड ने उसके साथ थोड़ी बदतमीजी की थी। इस व्यक्ति ने भी कुछ बोल दिया कि मैंने ऐसा क्या कर दिया, आप मुझे गाली दे रहे हो। तो उसने थप्पड़ मारना शुरू किया। तो पहला जो उसने धक्का दिया तो मुझे लगा कि ये कोई ठीक है, मतलब हो जाता है, दोनों में हुआ होगा कुछ। लेकिन बाद में मेरी नज़र पड़ी कि बहुत गंदी बेरहमी से मार रहा है। बहुत कोई सामान्य गरीब आदमी होगा तो आप कोई अधिकार तो नहीं है आप हाथ उठाओ। तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कैमरामैन को बोला ये आप हर एक चीज़ शूट करना। कैमरामैन ने मेरे, वो अलर्ट था, उसने तुरंत एक ही चीज़ शूट की कि वो कॉलर पकड़ रहा है, उसको मार रहा है, उसको धकेल रहा है। मैंने बोला ये फ़ैन है और इन्हीं फैंस की वजह से हर कोई सेलिब्रिटी होता है, आप उनको ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। इसमें सलमान खान का कोई दोष नहीं, उनका क्या दोष है। वो कहावत है, चाय से ज़्यादा केतली गर्म। तो वो फिर मैंने अपने ऑफिस में बताई और तुरंत हमने डिसाइड किया कि भाई इसको न्याय मिलना चाहिए। कुछ नहीं तो एक उस बॉडीगार्ड के द्वारा एक एपोलॉजी तो होनी चाहिए कि उसकी क्या गलती है कि एक सेल्फी तो ले रहा था। ठीक है, आप मना कर सकते थे अगर आपको नहीं उसमें अलाउ करना था,
पर यही बातें हुई थी तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई न्यूज़। और मुझे बाद में पता चला कि उस बॉडीगार्ड को शायद हटा दिया गया था या शिफ्ट कर दिया गया था किसी और जगह पे, सलमान खान की टीम से हटा दिया गया था। अच्छा, एक मैंने इंटरव्यू देखा था, शायद डिबेट था रूबिका लियाकत जी का और एजाज खान का, वो काफ़ी चर्चा में रहा। कुछ एजाज आयात कितनी आयतें होती है इस पे, तो आगे उससे एजाज खान से आपका कभी इंटरेक्शन हुआ है? एजाज मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, हाँ। रूबिका मेरी कलीग है और हम लोग साथ में यहाँ पे आए हुए हैं। हाँ। देखिए विषयों पे एक्चुअली मतभेद होता है। मैं बता दूं, एजाज खान से मैं एक बार मिला हूँ, हालांकि काफ़ी वो थोड़ा सा दिल का थोड़ा मतलब वो मुंह फट बोलते हैं ना हमारे मुंबई लैंग्वेज में, थोड़ा सा एग्रेसिव बंदा है, हेल्पफुल बंदा है। मैं मिला उससे, एग्रेसिव बंदा है, हेल्पफुल, लेकिन वो थोड़ा सा एग्रेसिव उसके अंदर है। तो हकीकत में ऐसा नहीं है, मतलब जैसा कई बार इमेज बन जाती है वैसा रियल में नहीं होते हैं। जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट देखा करते थे तो हमको लगता था इंजमामुल हक बहुत गुस्से वाला है। हाँ। तो हम लोग सोचते थे ये बहुत गुस्से वाला है, ये तो बहुत झगड़ालू है, बैट लेके घुस जाता है। लेकिन रियल में बाद में हम उनको जितना इंटरव्यू सुने और ये सब, और इंडियन प्लेयर्स और दुनिया के प्लेयर्स बताते हैं कि सबसे जेंटलमैन आदमी वही है। तो ऐसा भी हो जाता है, परसेप्शन लोगों की बन जाती है। और ये तो डिबेट है, तो डिबेट में तो मैं और आप डिबेट करेंगे तो कई बार हमारे मतभेद भी होंगे, कहीं भी मतभेद हो सकते हैं और होना चाहिए विषयों पर। जरूरी नहीं है कि मेरी नज़र में ये 6 लिखा हुआ है तो आपकी नज़र में भी 6, आपको 9 दिख रहा होगा वो। तो मतभेद हो सकते हैं, मन भेद नहीं होना चाहिए। मतलब मन में भेद नहीं होना चाहिए, मतभेद तो विषयों पर होना है, हो सकता है। तो इनको जब डिबेट में बुलाया गया था तो उस पर आपसे उनसे बात हुई थी कुछ इसके बाद? नहीं कि रूबिका जी ने हमसे ये सवाल पूछा है? नहीं, वो हंसी मजाक होती रहती है हमारी। और मैं ही मस्ती में बोला कि अब अगली बार कब बैठ रहे हो, तो हंस के बोला जब बुलाओगे तब बैठेंगे। ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। और डिबेट पर ऑब्वियसली उन्होंने अपना पक्ष रखा, मैंने अपना पक्ष रखा। अच्छा डिबेट होना चाहिए, हेल्दी डिबेट होना चाहिए, और वो हमारा मकसद भी है कि हमारे व्यूवर्स एक अच्छी चीज़ सुने, समझें, उसमें कुछ अच्छा लेकर जाएँ। चलिए ठीक है, और जाते जाते क्या कहना चाहेंगे एबीपी न्यूज़ की तरफ से? कुछ नहीं, बस आप सभी को शुक्रिया, बहुत प्यार मिला यहाँ पर। और अभी कुछ दिन और हूँ तो थोड़ा समय कम मिला है, थोड़ा बहुत घूमने की इच्छा है, थोड़ा बहुत घूमूंगा और कुछ नई जगह देखूंगा। पर आप लोग बिल्कुल अपना ख्याल रखिए। बहुत बुरा समय रहा पिछला 2 साल सभी के लिए, पूरे दुनिया भर में बहुत लोगों ने अपने करीबियों को खोया। पर अब उम्मीद यही करते हैं भगवान से, अल्लाह से, सभी से, देवी देवताओं से जिनको हम मानते हैं अपने आराध्य से, कि आगे सब ठीक हो, सब सकुशल रहें, सभी हेल्दी रहें, सबके माता पिता हेल्दी रहें और सबको खुशी मिले, तरक्की मिले, सब अच्छे जॉब्स करें, अच्छी सैलरी अर्न करें, अच्छा फ्यूचर सबका ब्राइट हो। यही हम प्रे करते हैं। बाकी इट्स ऑल अबाउट डेस्टिनी, जो ऊपर वाले ने लिखा वो तो होगा, पर प्रे तो यही करते हैं। ठीक है, फिर चलिए मिलते हैं फिर कभी, अब शायद नवंबर में मिलेंगे। धन्यवाद आपका, आपने वक्त दिया, और फिर और कभी किसी और जगह फिर मुलाकात होगी, शायद एक्सपो में फिर एक बार मुलाकात होगी।